Hello everyone, my name is Mahendra and I welcome you all to this video lecture. इस वीडियो में हम लोग जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया को जो है समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने हाल में देखा था कि नवंबर 2020 में जो है अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे और चूंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका एक ग्लोबल इम्प्लिकेशंस होता है, वैश्विक स्तर पर वो प्रभावित करता है हर देश की राजनीति को। उसमें भारत की राजनीति भी है। भारत की जो विदेश नीति है वो भी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से प्रभावित होती है। तो हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इलेक्शन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इसमें कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से यहाँ का इलेक्शन जो है बाकी देशों की तुलना में डिफरेंट होता है, क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं, तो उसको हम समझेंगे। हमने इसको सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है अमेरिका के इलेक्शंस की। तो हमने इसको 4 सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, किस तरीके से है और कितना डिफरेंट है बाकी जगहों से। दूसरा हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि कब से अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं और कब शुरू में जो है किसने चुनाव लड़ा था। तीसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ जो है हम अक्सर देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इलेक्शन से जुड़ी हुई हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती हैं समझनी, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हैं और उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कि वो उनका मतलब क्या है। फिर एंड में बेसिक कॉन्सेप्ट हम जब समझ जाएंगे तो हम समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस होती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिन पे इलेक्शंस होता है और क्या क्या स्टेप्स हैं उसको हम समझेंगे, कितने स्टेप्स में वहाँ का इलेक्शंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अमेरिका में हम देखते हैं कि यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी राष्ट्रपति प्रणाली है। और यहाँ का राष्ट्रपति प्रणाली थोड़ा सा डिफरेंट अदर जगहों से भी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति है वही जो है फॉर्मल हेड होता है और वही जो है रियल हेड होता है। जैसे हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख होता है। लेकिन और उसी तरीके से अब ग्रेट ब्रिटेन में देख लीजिए, वहाँ पर जो क्वीन है वो जो है औपचारिक प्रमुख होती है लेकिन प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख होता है। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वही औपचारिक प्रमुख होता है और वही वास्तविक प्रमुख होता है, जो 4 साल के लिए जो है चुना जाता है। और 2020 में हमने देखा था कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रत्याशी थे जो बाइडन, उन्होंने जो है चुनाव जीता और वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। तो अब देखते हैं हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कि हम जानते हैं कि जो अमेरिका है वो ब्रिटेन की कॉलोनी रहा था एक टाइम पे, और 1776 में 4 जुलाई को जो है अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की ब्रिटेन से एक कॉलोनी के रूप में। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आप शुरू में आप मैप देखेंगे, ये अमेरिका का शुरुआती मैप है। इतना जो ये रेड स्टेट आपको दिख रहे हैं, केवल यही स्टेट जो है शुरू में कॉलोनी बने थे। अभी हम जो ये अमेरिका का पूरा मैप देख रहे हैं ये बाद में एक्सपेंशन हुआ था। तो ये 13 कॉलोनी जो है थी, जैसे मैसाचुसेट्स है, रोड आइलैंड है, कनेक्टिकट है, न्यू जर्सी है, डेलावेयर है, ये जो स्टेट्स हैं ये 13 कॉलोनीज थे। और 4 जुलाई 1776 को जो कांग्रेस का आयोजन हुआ उसमें ये 13 कॉलोनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आए और उन्होंने एक सम्मेलन किया और वहाँ पर जो है स्वतंत्रता की घोषणा की। उसके बाद अगले कई सालों तक जो है अमेरिका में डिबेट होती रही कि उसमें क्या पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, मतलब क्या राष्ट्रपति प्रणाली हो या प्रधानमंत्री प्रणाली हो, फेडरल हो या यूनिटरी हो। तो एंड में जो है 1787 में अमेरिका में से वो संविधान सभा का आयोजन हुआ और अमेरिका जो है राष्ट्रपति प्रणाली वाला देश बना और पहला जो है आधुनिक लोकतंत्र बना। और उसके इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे जो है 1789 में पहले इलेक्शन हुए और जॉर्ज वॉशिंगटन जो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। और वो फिर आगे भी बने। 1789 से जॉर्ज वॉशिंगटन जो है 1789 से 1797 तक राष्ट्रपति रहे, यानी 2 बार उन्होंने इलेक्शन जीते। अब हम देखते हैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो अमेरिका के चुनाव से जुड़ी हुई हैं, जिनका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम जब इलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे तो उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखते हैं हम अक्सर मीडिया में इन शब्दों का प्रयोग देखते हैं जब अमेरिका में चुनाव होता है, तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया है तो हम समझने की कोशिश करें। जैसे प्राइमरी है, कॉकस है, इलेक्टोरल कॉलेज है, तो इन टर्म्स का बेसिक मतलब क्या है इसको समझेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति, वहाँ पर टर्म्स को लेकर के क्या मतलब सिस्टम है।
तो देखिए, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो 4 साल के लिए राष्ट्रपति बनता है एक बार चुनाव जीतने के बाद। तो लेकिन शुरू में जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें इस बात को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था कि एक व्यक्ति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। तो जो पहले राष्ट्रपति थे यानी जॉर्ज वॉशिंगटन जो हैं, वो 2 बार जो है चुनाव जीते, यानी 1789 से लेकर 1797 तक वो 2 बार राष्ट्रपति बने अमेरिका के। लेकिन उन्हें तीसरी बार जो है चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि जब डेमोक्रेसी है तो फिर बार बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है तो ये ठीक नहीं है कि एक ही व्यक्ति बार बार जो है राष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़े। उसके बाद हम सीधे जंप करते हैं 20वीं सेंचुरी तक, और ये ऐसे ही चलता रहा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न इस्टेब्लिश नहीं किया गया कि एक आदमी कितनी बार मैक्सिमम चुनाव लड़ सकता है। तो हम फिर जब 20वीं सेंचुरी में आते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक बड़े ही फेमस अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो वो जो है वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं था तो वो 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो उसके बाद अमेरिका के लीडर्स को, वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न डालना होगा। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया प्रोविज़न डाला गया और उसमें एक अमेंडमेंट किया गया, 22वां संविधान संशोधन। अमेरिका का जो संविधान है उसमें 22वां जो संविधान संशोधन था वो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित था, और उसमें प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति केवल 2 बार ही चुनाव राष्ट्रपति पद पर बैठ सकता है। तो इसके आधार पर जो है अब इस समय वर्तमान में अमेरिका का एक व्यक्ति जो है 2 बार अधिकतम मैक्सिमम जो है प्रेसिडेंट बन सकता है। अब अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं कि उसके लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसमें पहला आप देखेंगे कि इसमें हमने लिखा है कि प्राकृतिक रूप से अमेरिका में जन्मा नागरिक होना या होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे अमेरिका में नागरिक बनने की 2 प्रक्रियाएं हैं, मतलब किसी भी देश में 2 प्रक्रियाएं हैं। एक तो है कि भाई आप उस देश में जन्मे हो, और दूसरा है कि आप कहीं किसी दूसरी कंट्री से आए और आप इमिग्रेंट थे। तो इमिग्रेंट भी जो है नागरिकता हासिल करते हैं। तो लेकिन बाहर देश में जन्मा हुआ व्यक्ति जो बाद में अमेरिका का नागरिक बनता है, वो अमेरिका में के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये प्रोविज़न है वहाँ पे। दूसरा हम देखते हैं उसकी मिनिमम एज जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए, जो कि भारत में भी है। और तीसरा हम देख रहे हैं कि एक इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका का निवासी रहा हो या रही हो। इसका मतलब ये है, हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए समझ रहे हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉबर्ट, और उसका जन्म जो है अमेरिका में हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है पहले जो योग्यता है उसके आधार पर वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन रॉबर्ट अगर जन्म के कुछ देर बाद किसी दूसरे देश में चला जाए, मान लीजिए कि वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, और बाद में कई सालों बाद 40 साल बाद या 35 साल बाद अमेरिका वापस आता है, तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं होगा, क्योंकि वो मिनिमम जो 14 साल की शर्त है उसको पूरा नहीं करता है। तो राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति जो है अमेरिका में जन्मा हुआ नागरिक होना चाहिए, और कम से कम 14 ईयर्स तक, 14 साल तक वो अमेरिका में रहा हुआ हो, निवासी हो वहाँ का। तो ये जो है आवश्यक नेसेसरी एलिजिबिलिटीज़ हैं, आवश्यक योग्यताएं हैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए। अब थोड़ा सा हम इसमें एक अमेरिका की जो कांग्रेस है, यानी कि जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो संसद भी कह सकते हैं, जिसको हम भारत में संसद कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हालांकि इसका सीधा संबंध अमेरिका में नहीं है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली इस तरीके से है कि जैसे भारत में संसद में चुने गए सदस्य जो है उनके बीच से कोई प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कांग्रेस के चुनाव अलग होते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव जो हैं अलग होते हैं। लेकिन हम इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम बाद में जब इलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे अभी 8-10 मिनट के अंदर अगली स्लाइड्स में, तो उसमें हम समझेंगे कि अमेरिका की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कांग्रेस है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसका एक बहुत बड़ा रोल है अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसको हम समझते हैं। अमेरिका की जो कांग्रेस है वो 2 भागों में विभाजित है। जैसे भारत में है संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा में है, वैसे ही वहाँ पर जो है सीनेट और प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। जो सीनेट है वो उसी तरीके से है जैसे भारत में राज्यसभा है। हालांकि एक डिफरेंस है कि जो अमेरिका में सीनेट है उसमें सभी राज्यों को जो है बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है, और अमेरिका में चूँकि 50 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट को 2 सीटें जो है दी गई हैं। तो इसके हिसाब से अमेरिका की जो राज्यसभा है, यानी जिसको सीनेट बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं,
उसमें कुल जो है 100 सीटें हैं। और जो अमेरिका की लोअर हाउस है, जिसको हम मतलब भारत में जिसकी तुलना हम लोकसभा से कर सकते हैं, उसमें जो है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है और उसकी कुल सीटें जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर 435 हैं। और इसको हम बाद में समझेंगे इस स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों ये समझने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में विधायिका के स्ट्रक्चर को क्यों समझ रहे हैं। लेकिन अभी हम अब आगे हम समझते हैं प्राइमरी और कॉकस को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम लगातार मीडिया में इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं कि प्राइमरी कॉकस, इन दोनों में अंतर क्या है। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं, तो इसको हम समझते हैं। देखिए अमेरिका में होता क्या है कि जैसे दो पार्टियां अमेरिका में हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा जो है रिपब्लिकन पार्टी। तो ये दो प्रमुख पार्टी, हालांकि एक और पार्टी ग्रीन पार्टी है, लेकिन ग्रीन पार्टी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, वो उसी तरीके से है जैसे भारत में हैं तो बहुत सारी वामपंथी पार्टियां, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलते। तो वही जो है अमेरिका में भी ग्रीन पार्टी का हाल है। तो ये दो मुख्य पार्टियां जो हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, तो ये पार्टियां, इन पार्टियों के अंदर बहुत सारे नेता होते हैं। जैसे मान लीजिए एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो उसमें एक ही पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहते हैं। तो वो पहले जो है आपस में इलेक्शन कराते हैं कि कौन जो है प्रत्याशी बनेगा। तो अमेरिका में चुनाव के जो हैं दो चरण होते हैं, एक प्राइमरी स्टेज होता है और दूसरा मेन स्टेज होता है। तो प्राइमरी स्टेज में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े होते हैं और उनमें जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जो है फिर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने देखा कि जब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन खड़े हुए, लेकिन उसके अलावा और भी जो है जैसे बर्नी सैंडर्स हैं या दूसरे उनको देख लीजिए, कमला हैरिस हैं वो भी खड़ी हुई थी, या तुलसी गेबार्ड हैं वो भी खड़ी हुई थी। तो उनमें जो प्राइमरी लेवल पर इलेक्शन होता है उनमें जो जीतता है वो जो है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनता है। उसको हम आगे अभी और समझेंगे, लेकिन हम यहाँ पर प्राइमरी और कॉकस को समझ रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि प्राइमरी और कॉकस जो है वो पार्टी के प्रत्याशी चुनने की प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब पार्टियों की एक स्टेज से, मान लीजिए जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस हैं, तो उन पार्टियों में तो पहले से तय होता है कि भाई कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। तो यहाँ पर लोगों को ये वोटिंग राइट नहीं दिया गया है कि वो पार्टियों के अंदर प्रत्याशी को चुनने के उनको हक नहीं है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो अमेरिका में प्रत्याशी भी चुना जाता है। एक ही पार्टी के अंदर 15-20 उम्मीदवार जो है खड़े होते हैं और वो उनके बीच में इलेक्शन कराया जाता है। तो वो उनके बीच में जो इलेक्शन कराने की जो प्रोसेस है वो दो तरीके से होती है। हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक है प्राइमरी और दूसरा है कॉकस। तो प्राइमरी जो होता है उसमें जो राज्य, चूँकि अमेरिका में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है, जैसे इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन है वो पूरे देश के लिए चुनाव कराता है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में हर राज्य को अपने हिसाब से चुनाव कराने का अधिकार होता है। तो प्राइमरी, कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस तरीके से जो है प्रत्याशी का चयन करते हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जो कॉकस के जरिए जो है चुनाव करते हैं। तो प्राइमरी में जो है राज्य सरकारें प्राइमरी आयोजित कराती हैं। जैसे कोई एक स्टेट ले लेते हैं, जैसे मैरीलैंड एक स्टेट है, या न्यूयॉर्क है, या कैलिफोर्निया है। तो वहाँ पर राज्यों में क्या होता है कि हर पार्टी के जो प्रत्याशी चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, तो राज्य सरकारें उनके लिए जो है कन्वेंशन का आयोजन कराती हैं। और इस कन्वेंशन में जो है जो पार्टी से जुड़े हुए जो मतदाता होते हैं वो आते हैं और अपने अपने पसंद का जो प्रत्याशी है उसको चुनते हैं। कॉकस जो है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो प्राइमरी के बजाय कॉकस का सिस्टम होते हैं। इसमें ये होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो खुद जो है तय करते हैं, इसमें राज्य सरकारों का कोई योगदान नहीं है। और इसमें ये एक तरीके से अनौपचारिक होता है, इसमें कोई कन्वेंशन नहीं होता है। कॉकस में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, मान लीजिए एक स्टेट ले लेते हैं, जैसे मिशिगन है, मिशिगन एक स्टेट है अमेरिका में। तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो कॉकस अगर सिस्टम है तो वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मतदाता होंगे वो पार्क में या क्लब्स में या बार में, इस तरीके से जो है रेस्टोरेंट में, इस तरीके से इकट्ठा होकर के इनफॉर्मल तरीके से अपनी पसंद का प्रत्याशी चुनते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी से ये प्रत्याशी जो है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बने। तो वो उसको इस तरीके से चुनते हैं। तो प्राइमरी जो हैं वो राज्य सरकारों द्वारा आयोजित कराए जाते हैं और कॉकस जो हैं वो राजनीतिक दल जो है इनफॉर्मल तरीके से कराते हैं। उसमें कोई कन्वेंशन नहीं होता है,
इसमें नॉर्मल तरीके से पार्क में जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और उसमें जो है हाथ खड़ा करके पूछ लिया गया कि भाई आप किसको प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, जो बाइडेन को बनाना चाहते हैं या कमला हैरिस को बनाना चाहते हैं या बर्नी सैंडर्स को बनाना चाहते हैं। तो ये एक इनफॉर्मल ये तरीका है। अब इसको हम बाद में जब इलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस हम समझेंगे कि प्राइमरी और कॉकस का क्या इंपॉर्टेंस है। अब दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म और है उसका नाम है इलेक्टोरल कॉलेज। ये सब जो है मीडिया में बहुत प्रचलन में आता है और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल वर्ड भी है, क्योंकि अमेरिका में लगातार ये डिबेट जो है चल रही है कि इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिस्टम है उसको हटा देना चाहिए। तो ये इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है कि जैसे एक राज्य है कैलिफोर्निया मान लेते हैं, तो कैलिफोर्निया में क्या है कि उसमें अमेरिका में सीधे जो है राष्ट्र, जैसे मान लीजिए कि हम अभी का एग्जांपल ले लेते हैं, जो बाइडेन जो है राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं, तो जो अमेरिका का वोटर होता है वो सीधा जो बाइडेन को वोट नहीं देता है, बल्कि हर स्टेट में जो है, हर स्टेट में जो कुछ जो है इलेक्टोरल्स निर्वाचक जो है एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल देते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज को इस तरीके से समझते हैं, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली को समझने की कोशिश करते हैं दिल्ली के एक एग्जाम्पल के जरिए कि क्या होगा कि दिल्ली में चांदनी चौक से एक इलेक्टोरल खड़ा हो गया, वो राष्ट्रपति पद के लिए नहीं खड़ा हुआ है लेकिन वो उस एक निर्वाचक है, तो नागरिक जो हैं उसको वोट दे देते हैं, कोई एक खड़ा हो गया और वो जो है फिर वो निर्वाचक जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट देगा। इसको बाद में समझेंगे हम आगे जो है इलेक्शन प्रोसेस में कि वो किस तरीके से जो इलेक्टोरल्स होता है वो राष्ट्रपति पद को देता है। तो नागरिक जो है सीधा जो बाइडेन को वोट नहीं देगा, बल्कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है उसका नाम है रॉबर्ट, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का रजिस्टर्ड वोटर है, वो इलेक्टोरल्स के तौर पर और एक तरीके से जो बाइडेन का रिप्रेजेंटेटिव्स है, यानी वो राष्ट्रपति पद का, जैसे आपने सुना होगा कि विधायक का प्रतिनिधि होते हैं, वो ऑफिस में उनको नियुक्त कर दिया जाता है, उसी तरीके से इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है। तो हर राज्य में इलेक्टोरल्स जो है नियुक्त किए जाते हैं जो राष्ट्रपति के बिहाफ पे जो है नागरिकों के वोट प्राप्त करते हैं और बाद में वो जाकर के राष्ट्रपति को वोट दे आते हैं। इनको सभी इलेक्टोरल्स को संयुक्त रूप से हम बोल रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे अब इसको और आगे बढ़िया से और समझते हैं, तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है सभी इलेक्टोरल्स को मिला करके इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अमेरिका में नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए सीधा वोट नहीं दे करके कुछ प्रतिनिधियों को वोट देता है जो संबंधित पार्टी से संबंधित होते हैं, और वो प्रतिनिधि बाद में जो है राष्ट्रपति पद के लिए वोट देते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या जो है, कुल संख्या पूरे अमेरिका में कितनी होती है, हमने पीछे आपको राज्य की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों की संख्या है अब प्लस उस राज्य के सीनेट के सदस्यों की संख्या, इसको अब फिर और समझते हैं। अभी हमने आपको एक ये चीज़ समझाई थी, हमने कहा था कि अमेरिका में सीनेट की कुल जो है 100 सीटें हैं और प्रतिनिधि सभा में कुल सीटें कितनी हैं, 435 हैं। और ये स्टेट के, हर स्टेट की अलग अलग हैं, यानी जितना बड़ा स्टेट होगा उतनी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आपकी सीटें होंगी। और सीनेट में जो है कुल 100 सीटें होती हैं, यानी हर राज्य को 2 सीटें मिली हुई हैं। अब मान लीजिए कि कैलिफोर्निया सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ जो है उनकी जो लोकसभा है उनको 53 सीटें हैं। इन 53 + 2 55 जो है टोटल कैलिफोर्निया की सीट हो जाएंगी। इसको एक और बार दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि अमेरिका में नागरिक सीधा राष्ट्रपति को वोट नहीं दे करके पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए निर्वाचक या इलेक्टोरल्स को वोट देता है, और वो इलेक्टोरल्स बाद में जाकर के राष्ट्रपति को वोट देता है। तो उन सारे इलेक्टोरल्स को ज्वाइंट रूप से इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। और पूरे अमेरिका में टोटल इलेक्टोरल कॉलेज की जो टोटल नंबर है वो उस राज्य के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जितनी सीटें हैं प्लस उस राज्य से सीनेट के सदस्यों की संख्या। ये देखिए मैप, देखिए जो हमने ये दिखाया है अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन तो कितनी है। अब देखिए ये देखिए, ये कैलिफोर्निया है, सबसे ज़्यादा सीटें, ये टेक्सास है दूसरे नंबर पे। तो कैलिफोर्निया में हमने क्या कहा, कैलिफोर्निया सबसे बड़ा स्टेट है। यहाँ पर जो वहाँ की लोअर हाउस है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, 53, और हर स्टेट को सीनेट में 2 सीटें मिली हुई हैं। तो अमेरिका में कैलिफोर्निया में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टोरल कॉलेज कितना हो जाएगा, 55।
इस तरीके से इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या जो है वो निर्धारित होती है। अब आप देखेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज की टोटल संख्या जो है 538 होती है अमेरिका में। अब आप सोच रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट हमने यहाँ कितनी दिखाई, सीनेट में 100 हैं और प्रतिनिधि सभा में 435 हैं। ये इसके मेंबर जो हैं अलग होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सीनेट के लिए जैसे सांसद अलग होते हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बनाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में किसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अमेरिका की कांग्रेस के जो मेंबर हैं उनसे अलग होते हैं। इसको और आगे हम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आगे के स्लाइड्स में जब हम समझाएंगे कि इलेक्टोरल्स का मेंबर कौन बनता है। तो अब टोटल नंबर ऑफ सीट हमने पीछे देखा, ये देख रहे हैं 435 प्लस 100 कितना हो रहा है 535। हमने बोला 538 होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या, लेकिन पीछे हम अब जोड़ रहे हैं तो 535 हो रहा है। तो ये 3 जो एक्स्ट्रा है ये अमेरिका में जो वाशिंगटन डीसी एक स्टेट है उसको पहले जो है इलेक्टोरल कॉलेज में सीट नहीं दी गई थी। वाशिंगटन डीसी है, जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली का जो सिस्टम है अलग है। दिल्ली में 7 सीटें जो है लोकसभा में हैं और उसकी जो विधानसभा सीट है वो मतलब जो उनकी राज्य सरकार है उसका सिस्टम अलग है। उसी तरीके से अमेरिका में भी वाशिंगटन डीसी का सिस्टम अलग है। तो वाशिंगटन डीसी को 1961 में जो है बाद में जाकर के 3 सीटें दी गई हैं। तो हमने बोला अमेरिका के हर राज्य की प्रतिनिधि सभा की जो टोटल सीट्स प्लस सीनेट की सीट्स और प्लस 3 सीट वाशिंगटन डीसी की, तो इसको मिला के होती हैं 553। आप देखेंगे 435 सीट अमेरिका की जो लोअर हाउस है वहाँ से निकल के आती हैं, प्लस 100 सीट जो हैं वो अपर हाउस की हैं जिसको हम सीनेट बोलते हैं, और प्लस 3 सीट अतिरिक्त जो है वाशिंगटन डीसी एरिया से मिलती हैं। इससे बनती हैं टोटल 538 सीट। अब इस 538 का आधा से एक ज़्यादा 270 सीटें जिसको मिलेंगी वो राष्ट्रपति बनेगा। थोड़ा सा और इसको हम अभी समझ में अगर नहीं आया तो हम आगे वाली स्लाइड्स में इसको और समझाते हैं दूसरे तरीके से। तो अब यहाँ तक हमने मेजर टर्म्स को समझने की कोशिश की है। अभी तक हमने ये देखा कि इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम क्या है, हमने देखा प्राइमरी और कॉकस क्या हैं, और अमेरिका की कांग्रेस किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें इलेक्शन की प्रोसेस जो अमेरिका में है वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि अमेरिका में जैसे मान लीजिए कि 2020 में चुनाव हुए थे अभी, तो इलेक्शन की प्रोसेस जो है 1.5 साल पहले लगभग शुरू हो गई थी। मतलब इलेक्शन को लेके जो हलचल है वो 1.5 साल पहले 2019 में ही शुरू हो गई थी, और 2019 के फरवरी और मार्च में जो है हमने बोला 1.5 साल पहले से शुरू हो जाती है। और उसमें शुरू में जो होता है हर पार्टी, हमने चूँकि ये बोला कि अमेरिका में एक पार्टी से कितने लोग राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनेंगे इसको लेकर के कोई भी जो है राष्ट्रपति पद के लिए अपनी इच्छा जता सकता है कि भाई वो डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है तो उसमें भाई 20 नेता भी बोल सकते हैं कि हमको भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है, तो इसकी छूट होती है। तो शुरुआत जो होती है अमेरिका में चुनाव की लगभग 1.5 साल पहले, जैसे 2020 में चुनाव हुआ था तो 1.5 साल पहले 2019 के फरवरी मार्च से जो है हर पार्टी के नेता की तरफ से, ये डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जिसको भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना था वो अपनी इंटेंशन बताता है कि भाई हमको चुनाव लड़ना है या वो चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद जो जब हो जाता है तो फिर अगली प्रक्रिया होती है प्राइमरी चुनाव की प्रक्रिया। हमने पीछे आपको प्राइमरी और कॉकस का डेफिनेशन बताया। तो इसमें प्राइमरी चुनाव हमने क्या बोला, इस फर्स्ट स्टेप होता है ये अमेरिकन इलेक्शन प्रोसेस का। इसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हर पार्टी में, हमने चूंकि बोला एक पार्टी से बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, तो इस प्राइमरी स्टेज में कॉकस और प्राइमरी दोनों के जरिए ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि कौन जो है उम्मीदवार बनेगा। इसमें हमने पहले ही समझाया कि कॉकस जो है राजनीतिक पार्टियां खुद आयोजित कराती हैं और प्राइमरी जो है वो राज्य सरकारें आयोजित कराती हैं। इस प्राइमरी स्टेज पे हम ये पता लगाते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। हर राज्य अपने तरीके से, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों के अंदर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उस पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलेंगे और कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैंडिडेट है। तो वो जो है वही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनेगा उस पार्टी की तरफ से, और उसके बाद फिर दोनों पार्टी के जो मुख्य उम्मीदवार होंगे वो अगले चरण में
चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ पे जब चुनाव की प्रक्रिया का पहला चरण हमने बोला प्राइमरी स्टेज है, यहाँ पे पता चल गया कि दोनों पार्टी की तरफ से कौन जो है मुख्य उम्मीदवार हैं। जैसे जो बाइडेन सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, उधर से ट्रंप थे, तो ट्रंप और जो बाइडेन का पता चल गया कि ये दो जो हैं उम्मीदवार हैं। यानी प्राइमरी स्टेज हर राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार का पता लगाती है, और उसके बाद आती है मेन स्टेज। मेन स्टेज में दोनों सबसे पहले कैंपेनिंग होती है अमेरिका में। कैंपेनिंग में आप देखेंगे अमेरिका में कैंपेन जो होती है, जो दो उम्मीदवार आते हैं सामान्यतया, वो उनके बीच में जो है डिबेट्स होती हैं। अमेरिका में डिबेट्स बहुत फेमस हैं कि जो मीडिया हाउसेस होते हैं वो बड़े हॉल में डिबेट्स कराते हैं, जहाँ मतदाता भी आते हैं जो सवाल जवाब भी पूछते हैं। अभी नॉर्मली जो है 3 डिबेट्स होती हैं अमेरिका में, यानी वो सितंबर से लेकर के अक्टूबर लास्ट तक जो है अलग अलग टाइम, रेगुलर टाइम पीरियड के बीच में गैप दे करके कराई जाती हैं। अभी आपने देखा होगा 2020 में 3 डिबेट्स के बजाय 2 ही डिबेट्स हुई थी, क्योंकि राष्ट्रपति जो ट्रंप थे उनको कोरोना इन्फेक्शन हो गया था, तो वो जो है सिर्फ 2 ही डिबेट कर पाए थे। दूसरा चुनाव प्रचार में जो हम एक टर्म सुनते हैं स्विंग स्टेट्स या पर्पल स्टेट, तो इसको हम क्या इसलिए बोल रहे हैं कि अमेरिका में जो राजनीतिक रूप से स्टेट्स का डिवीज़न है वो 3 तरीके से होता है। एक हम देखते हैं, एक को बोलते हैं रेड स्टेट्स, एक होता है ब्लू स्टेट, और तीसरा है स्विंग स्टेट, या इसको हम कलर के हिसाब से अमेरिका में पर्पल स्टेट्स भी बोला जाता है। तो इसको इसलिए इसका मतलब हम समझते हैं कि क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है अमेरिका की पॉलिटिक्स में। रेड स्टेट्स का मतलब होता है जो स्टेट निश्चित तौर पर रिपब्लिकन पार्टी को वोट देंगे, जैसे मिड वेस्ट में जॉर्जिया है या केंटकी है या अलबामा है। और उसके अलावा ब्लू स्टेट्स का मतलब है जो डेमोक्रेटिक पार्टी जहाँ पर जीतने के लिए फेवरेट है, यानी निश्चित तौर पर जीतेगी, जैसे कैलिफोर्निया है या न्यूयॉर्क है। पर्पल स्टेट्स का मतलब होता है स्विंग स्टेट, जहाँ पर ये पता नहीं होता है कि कौन सा स्टेट जो है जीतेगा, उनको स्विंग स्टेट बोलते हैं। हम चुनाव प्रचार में इसके चुनाव प्रचार के अंदर हम स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कैंपेनिंग होती है उसमें जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं वो इन्हीं स्टेट्स पे फोकस करते हैं। जैसे इस बार आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में मिशिगन और विस्कॉन्सिन जो अमेरिका के स्टेट हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि ये स्विंग स्टेट्स थे और यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई थी। इन्हीं 2 स्टेट्स की वजह से वो सत्ता में आई थी। कैंपेनिंग के बाद हम देखते हैं इलेक्शन डे होता है। इलेक्शन डे अब इसको लेकर के अमेरिका में चूँकि नवंबर में इलेक्शन होते हैं, लेकिन किस दिन होते हैं इसका भी एक रूल है। इसको लेकर के है कि पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को चुनाव होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि जैसे मान लीजिए 1 नवंबर को जो है मंगलवार हो गया तो उस दिन चुनाव नहीं होगा। नवंबर के पहले मंगलवार को हो रहा है लेकिन सोमवार के बाद पड़ना चाहिए, तो 1 नवंबर को चुनाव नहीं होगा। जैसे 2 नवंबर को अगर सोमवार है तो 3 नवंबर को जो है चुनाव होगा, जैसा कि इस साल हुआ। तो ये पहले सोमवार के बाद वाले पहले तुरंत वाले मंगलवार को चुनाव होता है, यानी 2 से 8 नवंबर के बीच ये डेट पड़ती है, इस दिन इलेक्शन होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि इस दिन जब चुनाव होते हैं तो हमने क्या बोला कि जो वोटर है अमेरिका में वो इलेक्टोरल्स को चुनता है। इलेक्टोरल्स कौन होते हैं? जो हर पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति का पद के उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है। और ये जो है 3 तारीख को, जो जैसे 3 को जब नवंबर को चुनाव हुआ तो वोटर ने इसको वोट दिया। ये प्रतिनिधि किसका है? राष्ट्रपति का। फिर ये जाकर के इनको टोटल हम क्या बोलेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज, इनकी संख्या कितनी होती है? 538। ये फिर अगले महीने यानी कि जो दिसंबर महीने में क्या होता है, ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है हर राज्य की राजधानी में, जैसे कैलिफोर्निया में है तो सैन फ्रांसिस्को जाएगा, वो जाकर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट देते हैं। इसको फिर समझिए, जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के जो निर्वाचक हैं, इलेक्टोरल्स हैं हर राज्य में, उनको वोटर्स ने वोट दिया, सीधे राष्ट्रपति को नहीं दिया। फिर अगले महीने जाके वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट दे आते हैं। उसके बाद जनवरी के पहले सप्ताह में
क्या होता है कि वॉशिंगटन जो अमेरिका की राजधानी है, वहाँ दोनों सदन, हमने बोला जो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसकी ज्वाइंट मीटिंग होती है और उसमें इलेक्टोरल कॉलेज ने जो वोट दिया था दिसंबर के महीने में, हमने बताया था, उसकी जो है काउंटिंग होती है और जो भी प्रत्याशी जीतता है वो 20 जनवरी को जो है अपना पद ग्रहण कर लेता है। तो इस तरीके से अमेरिका के इलेक्शन की प्रोसेस है। नवंबर से जनवरी तक ये चलती है। आप देखेंगे कि नवंबर में, हमने बोला नवंबर के पहले सप्ताह में जो वोटर्स होता है वो इलेक्टोरल्स को, यानी कि राष्ट्रपति पद का जो प्रतिनिधि है, कोई एक व्यक्ति, हर जगह से टोटल नंबर ऑफ उसके हमने बताया था कि 538 होते हैं, उनको वोट देते हैं। उसके बाद दिसंबर के महीने में जो है वो इलेक्टोरल्स राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट देते हैं और फिर उसके बाद जनवरी के पहले सप्ताह में उन इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती होती है और फिर 20 जनवरी को जो है जो भी प्रत्याशी जीतता है वो राष्ट्रपति पद का मतलब ओथ लेता है, शपथ लेता है 20 जनवरी को। तो इस तरीके से जो है अमेरिका में इलेक्शन की प्रोसेस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।